गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आप लोग अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय करेंगे। सो आज है 25 दिसंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और इंटरेस्टिंग भी रहने वाला है। तो आज हम जो है 25 दिसंबर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन सभी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ। वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछती हूँ, तो आप सभी को जो है आंसर कमेंट बॉक्स में करना होता है। और हम लोग जो है स्टैटिक जी के पोर्शन को भी लेके चल रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा और इंटरेस्टिंग भी रहेगा। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है जल्दी से जय हिंद जय भारत। और यहाँ तो आज क्या है, आज है 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे है। तो आप सभी को जो है मेरी तरफ से मैरी क्रिसमस। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले करेंगे क्विक रिवीजन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो 22 दिसंबर को ही हम लोग क्या मनाते हैं? राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है, कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से कई राज्यों में मास्क को अनिवार्य कर दिया गया है। तो ये कोरोना का जो नया वेरिएंट है इसका नाम क्या है? JN.1 है। वहीं अभी संजय सिंह जी की बात करें तो इनको बेसिकली अभी जो है भारतीय कुश्ती महासंघ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। इसी के अलावा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ शुरुआत की गई है? तो कुरुक्षेत्र में अभी जो है अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत की गई है। साक्षी मलिक जो कि भारतीय महिला खिलाड़ी कुश्ती है, कुश्ती संबंधित है और इनको जो है अभी यहाँ पर संन्यास लेने की इनके द्वारा जो है बात कही गई है। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, साक्षी मलिक के द्वारा भी जो संन्यास लेने का ऐलान कर दिया गया है। अभी अब आप लोगों को पता है संजय सिंह से पहले जो अध्यक्ष थे भारतीय कुश्ती महासंघ के, जिनका नाम है ब्रजभूषण सिंह, इनको जो है इन्हीं की वजह से जो है अभी बताया जा रहा है कि जो संजय सिंह जो है इनके बड़े करीबी हैं। इसी वजह से जो है इस बात जब जो है ये अध्यक्ष बने थे यहाँ पर भारतीय कुश्ती महासंघ के, तो उसी के कुछ समय बाद जो है साक्षी मलिक जी के द्वारा जो है यहाँ पर अभी कुश्ती से संन्यास लेने की ऐलान भी इनके द्वारा कर दिया गया था। तो इतना याद रखिएगा। वहीं किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश की राज्य के द्वारा जो है अभी पुलिस के द्वारा जो है यहाँ पर अपना व्हाट्सएप चैनल के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, भारत के किस क्षेत्र में अपने पहले शीतकालीन अभियान वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की गई है? तो आर्टिक रीजन में जो है अभी भारत के जो वैज्ञानिक हैं इनके द्वारा पहले शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान की शुरुआत की गई है। वहीं मणिपुर में अभी जो है निमोनिया से निपटने के लिए सांस अभियान की शुरुआत की गई। वहीं किस शहर में जो है जनवरी 2024 में प्रस्तावित क्वाड शिखर सम्मेलन को यहाँ पर स्थगित कर दिया गया है? तो नई दिल्ली में 2024 में जो है अभी जनवरी 2024 में अभी यहाँ पर जो है क्वाड का शिखर सम्मेलन होना था, लेकिन अभी जो है यहाँ पर इसे स्थगित कर दिया गया है। आपको बताना है क्वाड में जो है कितने कंट्री शामिल है और इसे जो है कब स्टार्ट किया गया था, क्योंकि कल की वीडियो में जो है मैंने आप लोगों से क्वाड शिखर सम्मेलन के बारे में अच्छे से बिल्कुल फुल इन्फॉर्मेशन के साथ जो है बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। तो आप लोगों का जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्वाड में कितने बेसिकली इसमें कंट्री है और इसे कब स्टार्ट किया गया। तो चलिए बात कर लेते हैं, आज का सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। आज है 25 दिसंबर 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल ही में राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया है? यानी नेशनल फार्मर डे की बात करें तो इसे कब मनाया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट डे भी है और इनसे रिलेटेड जो पर्सनैलिटी है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ डिस्कस करेंगे। फिलहाल जान लेते हैं कि राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी कि 23 दिसंबर। तो 23 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल फार्मर डे के रूप में मनाते हैं। तो आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो याद रखिएगा, हर साल जो है 23 दिसंबर को ही हम लोग किसान दिवस या फिर राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। अगर बात करें पहली बार हम लोगों ने जो है कब मनाना स्टार्ट किया था, तो केंद्र सरकार के द्वारा बेसिकली चौधरी चरण सिंह की जयंती को ही हमने किसान दिवस के रूप में मनाने की बात की गई थी। कब? 2001 में। क्यों? तो बेसिकली क्यों तो कृषि क्षेत्र में किसानों के कल्याण और उनके योगदान को मान्यता देने के लिए 2001 से केंद्र सरकार के द्वारा चौधरी चरण सिंह की जयंती को जो है किसान दिवस के रूप में मनाने की बात कही गई और तब से जो है हम लोग किसान दिवस मनाते हैं। अच्छा, आप लोग को याद रखना है, प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की बात करें तो ये जो भारत के पांचवें बेसिकली कौन थे? तो याद रखेंगे प्रधानमंत्री रहे थे और इसलिए जो है राष्ट्रीय किसान दिवस किसान नेता भी रहे हैं, इसलिए जो है इन्हीं के जन्मदिन को हम लोगों ने किसान दिवस के रूप में मनाना सही समझा। तो जयंती जो है इनका प्रतीक है, तो याद रखिएगा किसान दिवस यानी कि चौधरी चरण सिंह की जयंती। ठीक है, नेक्स्ट थीम की बात कर लेते हैं। तो स्थायी खाद्य सुरक्षा और लचीलेपन के लिए स्मार्ट समाधान
करना जो है इस साल की थीम रखी गई है। किसानों के योगदान को बढ़ावा देना है। ये दिन जो है बेसिकली किसानों के द्वारा समाज में किए गए योगदान के बारे में जागरूकता को बढ़ाने और इसके लिए जो है उन्हें पुरस्कृत करने के लिए मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह की बात करें तो विरासत का सम्मान करने की बात कही जाती है इस दिन, और किसान दिवस चौधरी चरण सिंह को विरासत का सम्मान करने के लिए एक अवसर के रूप में देखा जाता है। क्यों तो चौधरी चरण सिंह की बात करें तो ये एक किसान नेता भी रह चुके हैं। इनके द्वारा जो है किसानों के लिए बहुत कुछ किया गया है, इसलिए जो है इनके दिवस को यानी कि 23 दिसंबर को ही हम लोग किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये हमारे भारत के 5वें प्रधानमंत्री भी रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं भारत की खेती के बारे में, ठीक है। तो भारत में जो है 50% से अधिक भारतीय कार्यबल और रोजगार को देकर देश की जीडीपी में बात करें तो 20.2% योगदान जो है कृषि से ही आता है, और ये सबसे बड़े देश में से एक है, ऐसा ना। तो ये भी याद रखेंगे, जो भारत की जीडीपी में जो योगदान है किसान का, खेती का या फिर किसानों का बोल सकते हैं यहाँ पर, तो 20.2% है। वहीं अध्ययन के अनुसार बात करें तो भारत में लगभग जो है 37% जो है यहाँ पर ग्रामीण परिवार है, जो कि अभी भी अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से ये कृषि पर ही निर्भर है। यानी कि पूरे 100% में से अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो पूरे 70% तो अभी भी ग्रामीण परिवार ऐसे हैं जो कि कृषि पर ही निर्भर है। इसी के अलावा खेती के जो अंतर्गत जो भी क्षेत्र आते हैं, सबसे अधिक शुद्ध फसली क्षेत्रों वाले जो भी देश होते हैं, इसमें भारत जो है इस सूची में सबसे ऊपर है। इसके बाद अमेरिका और चाइना भी है। चौधरी चरण सिंह के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि चौधरी चरण सिंह की बात करें तो ये किसान नेता और भारत के 5वें प्रधानमंत्री रहे हैं। इनके द्वारा जो है भारत में किसानों के चैंपियन के रूप में सम्मानित किया जाता है। वहीं इनका जन्म की बात करें तो चौधरी चरण सिंह का जन्म जो है 23 दिसंबर 1903 को आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत नूरपुर गांव में एक ग्रामीण किसान परिवार में हुआ था। तो इतना याद रखेंगे आप लोग चौधरी चरण सिंह के बारे में। और आपको तो पता होगा, यानी यूपी में बेसिकली मेरठ में जो है एक आपको याद रखना है, जो कि इनके नाम से पूरी की पूरी एक विश्वविद्यालय ही है। तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी आप लोगों ने सुना होगा, तो ये पूरा का पूरा इनके ही नाम पर रखा गया है। तो देख लीजिए आप लोग, इनके नाम पर जो एक पूरा विश्वविद्यालय चल रहा है, तो एक कितनी अच्छी पर्सनैलिटी होगी, जो कि हमारे याद रखना है आप लोगों को इनके बारे में। तो इतना आपको याद रखना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में गुजरात सरकार ने किस शहर में शराब को प्रतिबंध से हटाया है? तो याद रखिएगा गिफ्ट सिटी में, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अभी जो है गुजरात सरकार के द्वारा फैसला लिया गया है कि गिफ्ट सिटी में जो है शराब के जो प्रतिबंध लगा हुआ था उसको अब इनके द्वारा हटा दिया गया है। तो गुजरात सरकार ने गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गिफ्ट में होटल, रेस्टोरेंट, क्लबों में जो है शराब पीने की इजाजत दे दी है, और इसमें जितने भी काम करने वाले कर्मचारी हैं और मालिक हैं उन सभी को जो है शराब का एक्सेस परमिट जो है देने की बात कही है। तो आपको याद रखना है कौन सा नाम, गिफ्ट सिटी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे गुजरात के बारे में। तो सबसे पहले देखिए आप लोग यहाँ पे लोकेशन देख लीजिएगा। तो ये देखिए आप लोग वेस्ट साइड देखो, तो ये है गुजरात, ठीक है। गुजरात देख लिया हमने। गुजरात की बात करें तो गुजरात की कैपिटल क्या है, गांधीनगर क्या है, गुजरात की कैपिटल है। और इसका जो कुछ पार्ट है ये याद रखेंगे आप लोग। यहाँ पर इंटरनेशनल बाउंड्री को कौन साझा करता है, यहाँ पे पाकिस्तान से होता है। साथ में अगर हम लोग नेशनल बाउंड्री की बात करें तो राजस्थान से होता है, यहाँ पर मध्य प्रदेश से बॉर्डर को साझा करता है, और ये महाराष्ट्र से जो है यहाँ पर यानी मुंबई से जो है यहाँ पर बेसिकली आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे बॉर्डर को साझा करता है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि यहाँ के राज्यपाल कौन है। तो आचार्य देवव्रत जो है यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेंद्र भाई पटेल जो है गुजरात के कौन है, मुख्यमंत्री है। तो इतना आपको याद रखना है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि भारत के कितने राज्य हैं जो कि कोस्टल एरिया वाले हैं, ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है थर्ड। हाल ही में किसने टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता है? तो टैगोर साहित्य पुरस्कार की बात करें तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, यानी सुकृता पॉल के द्वारा जो है अभी टैगोर साहित्य पुरस्कार जीता गया है। तो बेसिकली ये लेखिका है, इनकी जो पुस्तक का नाम है सॉल्ट एंड पेपर, यानी कि सिलेक्टेड पोएम के छठे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। साथ ही आपको ये भी पॉइंट याद रखना है इसमें कि रविंद्रनाथ टैगोर जो कि अवार्ड जो है विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा और मानवाधिकारों के लिए किए गए काम को बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। तो इतना आपको याद रखना है। इस साल यानी 2023 का जो है टैगोर साहित्य पुरस्कार किन्हें दिया गया है? सुकृता पॉल को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे 4। हाल ही में राजीव गांधी
स्वरोजगार योजना कहाँ शुरू हुई है? तो याद रखिएगा अभी जो है हिमाचल प्रदेश में शुरुआत की गई। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम की बात करें तो इसे जो है अभी कहाँ पर स्टार्ट किया गया? हिमाचल प्रदेश में किया गया है। तो ये अब बात करेंगे यहाँ पे शॉर्ट नोट में। तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है राज्य में रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पर साथ ही युवाओं को रोजगार के साथ जोड़ने के लिए कैबिनेट के बैठक में एक नई योजना की शुरुआत की गई है और इसकी मंजूरी भी मिल गई है, जिसका नाम क्या है? राजीव गांधी स्वरोजगार योजना। हिमाचल प्रदेश में राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के माध्यम से राज्य के युवाओं को रोजगार से जोड़ने हेतु व्यवसाय स्थापित करने हेतु सरकार के द्वारा मशीनरी पर 25% से लेकर 35% तक का अनुदान देने की बात कही गई है। तो इंपॉर्टेंट है ये स्कीम, याद रखिएगा। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना कहाँ शुरू की गई है? हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। आपको बताना है हिमाचल प्रदेश के सीएम और गवर्नर कौन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो याद रखिएगा कहाँ पे होना है? तो तमिलनाडु में होना। तो ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अभी जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन होगा और कहाँ होगा? तमिलनाडु में होगा, याद रखिएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम जिसका छठा संस्करण जो कि 19 से लेकर 31 जनवरी 2024 तक इसका आयोजन किया जाएगा। युवा खेलों के पिछले पांच जो संस्करण रहे हैं वो दिल्ली, पुणे, गुवाहाटी, पंचकुला और भोपाल में आयोजित किए गए। वहीं आने वाले की बात करें तो आने वाले जो भी संस्करण होंगे इसमें तमिलनाडु के 4 शहर होंगे जो कि चेन्नई, त्रिचई, मदुरई और कोयम्बटूर रहने वाले हैं। तो इसको आपको याद रखना है, इससे पहले कहाँ होंगे हैं और आने वाले टाइम में कहाँ होंगे। तो तमिलनाडु के 5 शहर के नाम बता दिए गए हैं, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 6, हाल ही में जारी लीड्स रैंकिंग में कौन सीट्स पर रहा है? तो याद रखिएगा तमिलनाडु, ऑप्शन सी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो तमिलनाडु जो है अभी लीड्स रैंकिंग में शामिल रहा है क्योंकि टॉप पर है। आइए समझते हैं। तो तमिलनाडु जो कि लीड्स रैंकिंग 2023 की बात करें इसमें जो है शीर्ष प्रदर्शन करने वाले प्रदेश में बना हुआ है। इसके साथ जो है उसने अपने तटीय समूह के भीतर अपनी अचीवर स्थिति बरकरार रखी है, जो कि ये उपलब्धि अपने लॉजिस्टिक परिवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्य को प्रतिबद्धता को व्यक्त करती है। साथ ही वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में लीड्स रिपोर्ट 2023 में विभिन्न राज्यों को रसद सुगमता को जारी किया है, जिसकी वजह से जो है तमिलनाडु यहाँ पर फर्स्ट रैंक पर आया है। और वहीं लीड्स रिपोर्ट 2023 का जो 5वां संस्करण राज्य के शासित प्रदेशों स्तर पर लॉजिस्टिक प्रदर्शन में सुधार के बारे में जानकारी को प्रदान करता है, जिसके प्रमुख स्तंभों में से राज्य के प्रदर्शन को सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है। जैसे कि 5 स्तंभ की बात करें तो क्या है? लॉजिस्टिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लॉजिस्टिक्स सेवाएं हैं, परिचालन है और नियामक वातावरण है। तो इसी में जो है अभी लीड्स रैंकिंग जो आई है इसमें टॉप पर कौन है? तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु नाम आपको याद रखना है। आपको बताना है तमिलनाडु के गवर्नर कौन है। तो जल्दी से बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में तमिलनाडु के गवर्नर कौन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 7 है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 10 लाख से अधिक बच्चे कुपोषण का सामना कर रहे हैं? तो याद रखिएगा अफगानिस्तान में, ऑप्शन ए क्या होगा यहाँ पे करेक्ट होगा। तो अभी जो है WHO की रिपोर्ट आई है उसमें बताया गया है कि अभी जो है 10 लाख से भी अधिक जो बच्चे जो है कुपोषण का सामना कर रहे हैं, कहाँ पर? अफगानिस्तान में। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन जो कि WHO कहते हैं, इसके द्वारा जो है अभी चेतावनी जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि अफगानिस्तान में जो है 10 लाख से अधिक बच्चों जो है अभी वर्तमान में गंभीर कुपोषण से जूझ रहे हैं। इस गंभीर स्थिति को अंतर्राष्ट्रीय सहायता और वित्त पोषण के लिए तत्काल कॉल के लिए जो है प्रेरित किया जा रहा है, क्योंकि देश में जो है बढ़ते संकट को देखकर यहाँ की समस्या आने वाले समय में जो है और ज्यादा अधिक बढ़ती दिखाई देगी। अफगानिस्तान में जो है तत्काल अभी 185 मिलियन डॉलर की आवश्यकता है। अफगान आबादी की बात करें जो कि 30% वर्तमान में तीव्र खाद्य असुरक्षा का सामना कर रहा है। साथ ही गंभीर आंकड़ों में लगभग जो है 10 लाख गंभीर रूप से कुपोषित बच्चे और 23 लाख मध्यम तीव्र कुपोषित पीड़ित बच्चे भी शामिल हैं। तो यहाँ की स्थिति बहुत ज्यादा बेकार है। तो याद रखिएगा अभी जो है WHO की रिपोर्ट आई है इसमें बताया गया है कि अफगानिस्तान में जो है 10 लाख से अधिक बच्चे जो हैं यहाँ पर अभी गंभीर कुपोषण से जूझ रहे हैं। आपको बताना है WHO कब स्थापित किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, 2024 में भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के लिए किस देश के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया गया है? तो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं, इनको अभी जो है भारत के में जो है अभी 26 जनवरी के लिए यानी गणतंत्र दिवस के समारोह के लिए अभी आमंत्रित किया है अतिथि के रूप में। तो आइए समझते हैं इसकी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को। तो फ्रांस के राष्ट्रपति जिनका नाम है इमैनुएल मैक्रो, जो कि 2024 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और भारत के द्वारा जो है मैक्रो को ये औपचारिक निमंत्रण भी भेज
किया गया है। इमैनुअल मैक्रोन की बात करें, जो कि 2024 के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर शामिल होंगे और ये ऐसा करने वाले फ्रांसीसी नेता छठे नंबर के हैं। इससे पहले जो है फ्रांस से है, और यूनाइटेड किंगडम की बात करें तो अब से पहले जो है यहाँ पर 5 बार जो है हमने जो है यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के द्वारा जो है यहाँ के प्रतिनिधियों को आमंत्रित भेजा है और वो लोग आए भी हैं। और इस बार जो है जो इमैनुअल मैक्रोन की बात करें तो ये ऐसा करने वाले छठे यहाँ के बेसिकली अतिथि हो जाएंगे, तो इनको आपको याद रखना है। फ्रांस के पूर्व प्रधानमंत्री की बात करें जिनका नाम है जैक्स सिराक, जो कि 1986 से लेकर 1998 में 2 बार इस कार्यक्रम में जो है मुख्य अतिथि के रूप में आए। और इससे पहले कि सरकार के द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को जो है मुख्य अतिथि के तौर पर जो है निमंत्रण दिया गया था, लेकिन इनके द्वारा जो है जनवरी में दिल्ली में आने में असमर्थता बताई गई है। देखते हैं पता नहीं क्यों बोला है। वैसे तो आप लोगों को पता है कि राष्ट्रपति होते हैं तो उन सभी के जो काम होते हैं, जो भी उन लोगों का काम होता है वो पहले से ही डिसाइड होते हैं, लेकिन राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा मना कर दिया गया है। फिर जो है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा या फिर बोल सकते हैं कि केंद्र के द्वारा जो है फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को जो है ये निमंत्रण दिया गया और इनके द्वारा जो है स्वीकार किया गया है। और अब जो है ये अभी आने वाले हैं, तो याद रखिएगा इनके बारे में। अगर हम बात करें कि 2023 में कौन आए थे, तो याद रखिएगा मिस्र के राष्ट्रपति जिनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी, जो कि अब से पहले यानी 2023 के गणतंत्र दिवस के समारोह में ये शामिल हुए थे मुख्य अतिथि के रूप में। और 2021-22 की बात करें तो कौन आए थे, तो कोई भी नहीं आया था। क्यों? क्योंकि जो है उस समय कोविड का टाइम था, इसलिए 2021 और 22 में कोई भी मुख्य अतिथि नहीं आया था। इसको आपको याद रखना है। 2023 में आए थे, क्या नाम है इनका, तो अब्देल फतेह अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है 26 जनवरी 1950 को पहले गणतंत्र दिवस समारोह की बात करें तो इस समय कौन आए थे, इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति जिनका नाम है सुकर्ण मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, आपको याद रखना है, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति आए थे। ठीक है। वहीं नेपाल से बात करें तो नेपाल के राजा थे त्रिभुवन वीर विक्रम शाह, जो कि 1951 के गणतंत्र दिवस परेड यानी कि दूसरे मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। वहीं पाकिस्तान की बात करें तो मलिक गुलाम मोहम्मद, जो कि पहले पाकिस्तानी व्यक्ति थे जिन्हें जो है हमने भारत में गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रण दिया था और वो यहाँ पे आए भी थे। अभी हम लोगों ने ये भी बात कर लिया कि यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस के प्रतिनिधियों को जो है हमने सबसे अधिक बार यानी 5-5 बार हमने जो है निमंत्रण दिया है, और छठा बार ऐसा हो रहा है कि जो है मैक्रोन जो है इस साल आएंगे गणतंत्र दिवस समारोह में। तो ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं गणतंत्र दिवस के बारे में, यानी कि हमारे रिपब्लिक डे के बारे में। ठीक है, तो भारतीय संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में जो है हम लोग हर साल 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। वर्ष 2024 में भारत जो है 75वां अपना गणतंत्र दिवस मना रहा है। ठीक है, तो भारतीय संविधान जो है आप सभी को पता है 26 नवंबर 1949 को बेसिकली संविधान दिवस तैयार हुआ था और संविधान सभा के द्वारा जो है इसे स्वीकार भी कर लिया गया था। कब? 26 नवंबर 1949 को। वही 2 महीने बाद जो है यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमने संविधान को लागू कर दिया पूरी तरीके से। अब आपको बताना है कि जब हमने 26 नवंबर 1949 को जो है लागू कर जो कि हमारा जो है संविधान तैयार हो गया था और संविधान को स्वीकार भी कर लिया गया था, उस समय जो है कितने आर्टिकल्स को हमने जो है यहाँ पर लागू कर दिया गया था उसी समय। तो जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आई होप आप सभी आंसर जरूर करेंगे। वही संविधान निर्माण में कुल जो है 22 समितियां थी। इसमें प्रारूप समिति की बात करें तो ड्राफ्टिंग कमेटी में सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण समिति रही थी। इस समिति का जो कार्य है संपूर्ण संविधान लिखना और निर्माण करना रहा था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और प्रारूप समिति जो कि 2 वर्ष और 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है अपने गणतंत्र दिवस के बारे में कि कब कब जो है हमारा संविधान बना और कैसे कैसे उसका एक एक चीज हुआ था। तो इतना आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को जो है शेयर भी कर देना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 9 है। हाल ही में जारी इंडेक्स स्किल रिपोर्ट्स 2024 के अनुसार भारत में काम करने के लिए सबसे पसंदीदा राज्य कौन सा बना है, तो याद रखिए कौन बना है, केरल बना है। तो ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
अब बात करते हैं यहाँ पे इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 की बात करें तो प्रकाशित कर दिया गया है। इसमें बेसिकली केरल के 2 शहर हैं जो कि कोच्चि और तिरुवनंतपुरम है, जो कि भारत में युवाओं के बीच काम करने के लिए सबसे पसंदीदा वाला ये स्थान बन के उभरा है। वहीं पर यहाँ पर अखिल भारतीय तकनीक शिक्षा परिषद, भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय विश्वविद्यालय संघ और गूगल और टेड के सहयोग से जो है प्रतिभा मूल्यांकन एजेंसी वाही बॉक्स के द्वारा जो है यहाँ पर प्रकाशित रिपोर्ट में केरल में जो है बेसिकली 18 से लेकर 21 आयु वर्ग के बीच के जितने भी यहाँ पे जो भी बोल सकते हैं कि युवा हैं वो जो है यहाँ पर रोजगार संसाधनों को ढूंढने वाला ये दूसरा राज्य बना है। तो इतना याद रखेंगे, आपको याद रखना है केरल वो राज्य बना है इंडिया स्किल रिपोर्ट 2023 में सबसे पसंदीदा डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 10, हाल ही में एयरपोर्ट के T2 को विश्व स्तर पर शीर्ष सुंदर एयरपोर्ट के रूप में मान्यता मिली है किसे? तो बेंगलुरु एयरपोर्ट को। ऑप्शन बी क्या होगा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बेंगलुरु एयरपोर्ट को जो है अभी T2 को विश्व स्तर पर शीर्ष सुंदर एयरपोर्ट के रूप में यहाँ पर शामिल। आइए बात करते हैं बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन की। तो यूनेस्को की ब्रिक्स वर्सल 2023 के द्वारा जो है घोषणा की गई। इसमें बताया गया है कि बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि टर्मिनल 2 या फिर T2 जो कि विश्व प्रशंसा हासिल करने वाला ये दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में से एक मान्यता दी गई है इसे। और यहाँ पे जो है प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर एलिसाबा की अध्यक्षता में विश्व न्यायाधीश पैनल के द्वारा सम्मान प्रदान किया गया है, जिसे इस तरह की सम्मान को प्राप्त करने के मान्यता से प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय हवाई अड्डा भी बन गया है। कौन सा? बेंगलुरु का हवाई अड्डा, जिसका क्या नाम है? कैंपेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पर लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था तो क्या था? तो हाल ही में इंडिया स्टेट प्रीमियम लीग मुंबई टीम के मालिक कौन बने हैं? तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है अमिताभ बच्चन बने हैं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे का। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है? हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अपना व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है? आप सभी को जो है कमेंट बॉक्स में करेक्ट आंसर। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है कि मैं यहाँ पे जो है आप लोगों के साथ यहाँ पे स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चंस को कवर करा रही हूँ। ये वो क्वेश्चन है जो कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो आज का जो यहाँ पे सेशन रहेगा वो क्या है? आधुनिक भारत में प्रेस का विकास कैसे कैसे हुआ। ठीक है, तो पुर्तगालियों के द्वारा जो है भारत में पहली बार गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो 1556 में जो है पुर्तगालियों के द्वारा भारत में पहली बार गोवा में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की गई। वहीं भारत में पहला समाचार पत्र था कौन सा? बंगाल गजट। कौन सा? बंगाल गजट नाम याद रखेंगे, जो कि भारत का पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया गया किसके द्वारा? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का यहाँ पर प्रवर्तन किया गया। वहीं वह गवर्नर जनरल जिसके समय भारतीय भाषा प्रेस अधिनियम समाप्त किया गया तो लॉर्ड रिपन था। लॉर्ड रिपन वो गवर्नर जनरल था जिसके समय जो है भारत में भाषा प्रेस अधिनियम को समाप्त किया गया। वहीं पत्रकार के कर्तव्य का निर्वाह करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक थे। नेक्स्ट है कि 1980 के दशक में इंडिया मिरर अखबार का प्रकाशन होता था। कहाँ से? कलकत्ता से होता था। तो 1880 की दशक की बात है जब इंडियन मिरर अखबार का प्रकाशन होता था। कहाँ से? कलकत्ता से। वहीं गदर पत्र का प्रथम अंक प्रकाशित हुआ था उर्दू भाषा में। कौन सी भाषा में? उर्दू भाषा में। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की सेवा के उद्देश्य से जो समाचार पत्र प्रारंभ किया था वह है केसरी। नेक्स्ट है सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया गया था किनके द्वारा? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र की शुरुआत की गई। नेक्स्ट है गांधी जी के द्वारा शुरू किए गए एक साप्ताहिक पत्र हरिजन का प्रथम अंक 11 फरवरी 1933 को प्रकाशित किया गया। कहाँ से? पुणे से। ठीक है, पहले पुणे था, अब क्या है? पुणे है। तो याद रखिएगा पुणे से जो है शुरू किया गया था हरिजन पत्रिका, जो कि किनके थी? ये गांधी जी के द्वारा प्रकाशित हुआ करता था, जो कि एक साप्ताहिक पत्र है। अब देखिए कुछ यहाँ पे ना मैचिंग के लिए पूछ लिए जाते हैं तो उसको भी हम लोग यहाँ पे मैच की फॉर्म में कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या है, एनी बेसेंट के द्वारा जो समाचार पत्र को प्रकाशित किया जाता था वो क्या था? न्यू इंडिया था। वहीं महात्मा गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया यंग इंडिया। BR अम्बेडकर जी की बात करें तो मूक नायक जो है इनकी पत्रिका रही। वहीं राजा राममोहन राय जी की बात करें तो संवाद कुमुदी है। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने आधुनिक भारत में प्रेस का विकास कैसे हुआ इसके ऊपर
ऊपर हमने कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर। आप लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी लाइफ और पढ़ाई को एंजॉय कीजिएगा। बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।